दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का मेरे एआई मनमोहक आवाज पर स्वागत है। कांताबाई का चेहरा सख्त हो गया। मुझे नहीं मालूम, मुझे जो ऑर्डर मिला है मैं बस उसका पालन कर रही हूँ। अब जल्दी करो, मुझे और भी काम है। शांताबाई की बात सुन रश्मि चुपचाप अपना पर्स उठाकर उसके पीछे चलने लगी। अमित का कमरा काफी शानदार था। कमरे में प्रवेश कर एक पल को तो रश्मि को ऐसा लगा कि वो किसी राजमहल में आ गई। शांताबाई के इशारे पर जब रश्मि कमरे के बीचों बीच लगे बड़े से शानदार बेड के एक तरफ बैठ गई तो रश्मि की तरफ दुखी नजरों से देख कांताबाई चुपचाप कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करके चली गई। कमरे में बैठी रश्मि ने थोड़ा आराम से बैठते हुए पर्स खोलकर अपना मोबाइल निकाला तो उसकी माँ शांति के 62 मिस कॉल थे। उसने घबराकर अपनी माँ को कॉल किया, पर दूसरी तरफ से जब किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया तो उसने लगातार 8-10 बार कॉल किए, पर हर एक बार फोन बजकर बंद हो रहा था। तभी भड़ाम की तेज आवाज के साथ कमरे का दरवाजा खुला और लंबी तगड़ी पर्सनैलिटी वाला अमित कमरे के अंदर आ गया। अमित का चेहरा गुस्से से सख्त था और उसने बहुत ज्यादा पी रखी थी। वह नशे में लड़खड़ाता अपनी लाल गुस्से भरी आंखों से रश्मि को घूरता धीरे धीरे बेड की तरफ बढ़ने लगा। अमित को देख रश्मि अंदर से बुरी तरह से डर गई और सहमकर बेड के एक तरफ अपने आप में सिमट कर बैठ गई। बेड के पास पहुंच अमित ने रश्मि का हाथ पकड़कर एक झटके से खींचा और मिरर के सामने खड़ा करके बोला, देख तू कितनी मोटी, काली और भद्दी दिखती है। तेरे सामने तो मेरे ये ब्लू शूज भी गोरे दिख रहे हैं। क्या सोचकर तूने मेरे साथ शादी की और तू कैसे तैयार हो गई? रश्मि की डर से गिगी बंधी और डर से कांपती रश्मि के मुंह से जी के अलावा कुछ नहीं निकल रहा था। मोटी भैंस, तुझे तो अब मैं ऐसा करके छोड़ूंगा कि तू किसी और लायक नहीं रहेगी। गुस्से में दांत पीसते हुए अमित ने रश्मि को एक झटके से बेड पर गिरा दिया और उसके इस कहानी में आगे क्या हुआ होगा आप खुद समझदार हो तो प्लीज समझ लीजिए। मैं इसे अपने शब्दों में कैसे कहूँ, लेकिन हाँ, अब इससे आगे कहानी पढ़ती हूँ। कार्तिक उससे बोला हाँकते हुए कड़क आवाज में, ए मोटी, चल उठ, मुझे अपने कमरे में कचरा रखने की आदत नहीं है। चल जल्दी उठ और अपने कपड़े पहन। बेटा के शरीर का भाग खून से सना हुआ था और उसके जांघों के आसपास तेज दर्द हो रहा था। उसके शरीर पर जहां तहां नाखून के खरोंच और दांत से काटे जाने के घाव थे जिनसे खून रिस रहा था, लेकिन शरीर के इन जख्मों से अधिक गहरे जख्म रश्मि के दिल पर लगे थे, जिसका दर्द उसके लिए असहनीय था। रश्मि बेड पर से उठने की कोशिश करती लगातार रोए जा रही थी। तभी अमित की कड़कदार आवाज फिर से गूंजी, अबे ओ मोटी, जल्दी कर। अमित से डरकर रश्मि रोती हुई किसी तरह जल्दी से बेड पर से उठकर खड़ी हुई और कांपते हाथों से जल्दी जल्दी अपने कपड़े सही करने लगी। अभी रश्मि ने अपनी साड़ी ठीक से पहनी भी नहीं थी कि अमित उसके पास आकर बोला, चल निकल जा मेरे घर से। जी, इतनी रात में अब मैं कहाँ जाऊंगी? ये सब तो तुझे मुझसे शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। जी देखिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अपनी बकवास बंद कर और अभी के अभी निकल मेरे घर से। अमित की बातें सुन रश्मि के दिल की धड़कन लगातार बढ़ती जा रही थी और उसके आंसू लगातार बहे जा रहे थे। रश्मि ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए अमित से विनती करते हुए कहा, जी मुझे माफ कर दीजिए। सुबह होते ही मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, बस रात बीतने तक, पर माफी देना तो दूर। रश्मि के आवाज सुनते ही अमित आग बबूला हो गया और रश्मि का हाथ पकड़कर गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तू ऐसे नहीं मानेगी, लगता है तुझे जबरदस्ती मुझे अपने घर से निकाल कर बाहर फेंकना होगा। देखिए, ऐसा मत कीजिए, मुझ पर रहम कीजिए, गिड़गिड़ाते हुए रश्मि ने कहा। लेकिन अमित पर रहम की भीख मांगती रश्मि के शब्दों और उसके आंसुओं का कोई असर नहीं हुआ और उसने रात के अंधेरे में
रश्मि को खींचकर अपने घर से बाहर कर वॉचमैन को बुलाकर कहा, इसे अभी के अभी मेंशन से बाहर कर दो और गेट बंद कर दो। इस घटना के 11 वर्षों बाद साउथ कोरिया की राजधानी सियोल से इंडिया की फ्लाइट के लग्जूरियस बिजनेस क्लास में बोर्डिंग कंप्लीट होने के ठीक पहले एक बेहद खूबसूरत सांवली सी स्लिम लड़की ने फ्लाइट में तेजी से चलते हुए इन किया। उसने लेवेंडर कलर की शिफॉन की साड़ी पहन रखी थी जिस पर फ्यूशिया के बड़े बड़े फूल बने हुए थे। उसके कंधे तक के हल्के घुंघराले बाल शायद जल्दबाजी में थोड़े से अस्त व्यस्त हो गए थे, जिन्हें एक हाथ में सवार थी और दूसरे हाथ में गुच्ची का महंगा पर्स लिए वह फ्लाइट में आई और उसके आते ही फ्लाइट के बिजनेस क्लास केबिन में महंगे फ्रेंच परफ्यूम की खुशबू फैल गई। उसकी पर्सनैलिटी इतनी आकर्षक थी कि केबिन में बैठे हर पैसेंजर की नजरें उस पर ही टिक गईं। लड़की ने उड़ती हुई निगाह पूरे केबिन में डाली और उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान फैल गई। केबिन में बैठे लगभग सभी पुरुषों का दिल उसकी दिलकश मुस्कान से धक्से रह गया। उसने अपने बोर्डिंग पास पर अपनी सीट का नंबर फिर से देखा और खोजी आंखों से उसने केबिन में चारों तरफ नजरें घुमाई। उसकी नजर एक सीट पर आकर जम गई जो खाली थी और उसके बोर्डिंग पास पर उसी सीट का नंबर अंकित था, लेकिन उसके पैर अपनी सीट की तरफ बढ़ ही नहीं पा रहे थे, बल्कि उसका सारा ध्यान अपने को पैसेंजर पर केंद्रित था। वहाँ रश्मि का दुखद अतीत अमित बैठा हुआ था। अमित ने जब एक खूबसूरत युवती को अपनी तरफ एकटक देखते हुए देखा तो उसका दिल बल्लियां उछलने लगा और वह मन ही मन सोचने लगा, शायद मैं काफी डैशिंग लग रहा हूँ, तभी इतनी खूबसूरत लड़की मुझे अपनी सुध-बुध खो देते दिख रही है। दूसरी तरफ अमित को देख आज 11 साल बाद रश्मि के जख्म हरे हो गए थे और उसकी आंखों के सामने अमित के साथ की उस दर्दनाक रात की हर घटना चलचित्र सी घूमने लगी। उस रात की हर एक घटना याद कर उसकी आंखों से आंसू भर आए। तभी एयर होस्टेस से उसके पास आकर कहा, एक्सक्यूज मी मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? एयर होस्टेस की आवाज से रश्मि हड़बड़ाकर अपने अतीत से बाहर आते हुए बोली, हाँ, आई वॉन्ट टू चेंज माई सीट। सॉरी मैम, apart from your seat, no other seat is vacant in the flight cabin. माफ करें मैम, आपकी सीट के अलावा कोई दूसरी सीट फ्लाइट केबिन में खाली नहीं है। ओह, बोल रश्मि चुपचाप धीरे धीरे अपनी सीट की तरफ बढ़ने लगी। उसके मन में तूफान उठा हुआ था। आज वह साउथ कोरिया से दुनिया भर के डॉक्टर्स की इंटरनेशनल सेमिनार में सबकी प्रशंसा ले खुश हो अपने देश लौट रही थी और फ्लाइट पर आते ही अमित का नाम ग्रहण उसकी खुशियों पर लग गया। दूसरी तरफ अमित रश्मि के मन में उठ रहे तूफान से बेखबर उतावली से उसे अपने पास आता देखते हुए सोच रहा था, आज की यात्रा तो सफल हो गई। इतनी खूबसूरत लड़की पूरे 7-8 घंटे मेरी बगल की सीट पर ही बैठेगी। इतने समय में तो मैं उसकी दोस्ती का नट भी मीट भी पक्की कर लूंगा। जैसे ही रश्मि अपनी सीट पर बैठी, अमित ने तपाक से अपना हाथ उससे मिलाने के लिए आगे बढ़ाते हुए कहा, आई एम अमित। रश्मि ने अपेक्षा से उसके बड़े हाथ को देखा और शालीनता से दोनों हाथ जोड़ धीरे से बोली, नमस्ते, मैं डॉक्टर रश्मि हूँ। अमित इस वक्त सपने में भी नहीं सोच सकता था कि डॉक्टर रश्मि वही रश्मि है जिसके साथ वह कभी बर्बरता से पेश आया था। तो उसने हंसते हुए कहा, ओ नाइस, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। क्या तुम मुझसे बात करने की इच्छुक हो? नॉट एट ऑल। और ऐसा बोलकर रश्मि ने दुख और घृणा से मुंह फेर लिया, लेकिन अमित इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने अपना कार्ड निकाल रश्मि की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह मेरा कार्ड है और मैं फ्लाइट से उतरने के बाद फिर से तुमसे मिलना चाहता हूँ। अमित की इस पिटाई से अब रश्मि का धैर्य जवाब दे चुका था। अमित के बगल में बैठना रश्मि के लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं था। उसे अपने सांसें घुटती महसूस हो रही थी। उसे बार बार 11 साल पहले की वह रात याद आ रही थी, जब उसके शरीर के साथ क्रूरता करने के बाद
अमित ने उसे जबरन अपने घर से निकालकर बाहर किया था। इसे अभी के अभी हमारे मेंशन से बाहर कर मेन गेट बंद कर दो। और दरवाजा जोरों से बंद कर घर के अंदर चला गया था। रात के अंधेरे में अकेली खड़ी रोती रश्मि के पास अमित के अधेड़ वॉचमैन रामू ने आकर सहानुभूति से रुंधे गले से कहा, बेटी तुम चलकर गेट के पास बने मेरे कैबिन में बैठो। सुबह होते ही तुम्हारे घर के लिए मैं ऑटो बुक कर दूंगा। रामू की सहानुभूति और स्नेह पा रश्मि का कलेजा फट पड़ा था। जब से वह विदा होकर आई थी किसी ने उससे इतनी सहानुभूति और स्नेहपूर्वक बात नहीं की थी। वह रामू का हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोते हुए बोली, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी काका, मुझे तो जबरदस्ती। समझ सकता हूँ बिटिया। रामू ने अपनी गीली आंखें पोंछते हुए रश्मि से कहा, आओ चलकर कैबिन में बैठो। सबके जागने से पहले मैं तुम्हें सुबह ही सुबह अपने एक परिचित ऑटो वाले को बुलाकर बस स्टैंड भिजवा दूंगा और तुम वहां से आगे की टिकट के पैसे भी दे दूंगा। यह कहकर उसने अपनी केबिन में बिठाया और सुबह सबके जागने से पहले ही अपने एक परिचित ऑटो वाले को बुलाकर और कुछ पैसे देकर रश्मि को वहां से भेज दिया था। अपना यह अतीत याद कर रश्मि की आंखों में आंसू आ गए, जिसे उसने सबकी नजर बचाकर पहुंच लिया। तभी उसके बगल में बैठे अमित ने कहा, डॉक्टर रश्मि क्या आप मुझे अपना फोन नंबर देंगी? मैं दिल्ली पहुंचकर आपको कॉल करना चाहूंगा। दोस्तों, यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज आप मुझे मोटिवेट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।